आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री मनोहर बजट पेश करेंगे। मनोहर बजट कितना मनोहर होगा, हरियाणा के परिवहन मंत्री अपने विभागों के लिहाज से किस तरीके की अपेक्षाएं करते हैं, बात करने के लिए खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा साहब मौजूद है। सर, आज सीएम साहब बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, क्या लगता है आज जो बजट आएगा कितना मनोहर बजट होगा? आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, 5वां बजट आज पेश करेंगे और ये बजट प्रदेश के हित का होगा। आम व्यक्ति, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसान सबका होगा और सबके ध्यान में को रखते हुए, और जहां परिवहन पे पहले भी विशेष ध्यान रहा, इस बार भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। बजट हो जाता है, उसकी पर्ची नहीं हो पाती और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री का जो बजट मांगते हैं उसको लोगों पे धरातल पर उतारने का काम करें। पिछली बार भी जब परिवहन का बजट मिला था हमने धरातल पर उतारने का काम किया। आज मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा जब से बना, 1 नवंबर 1966 से हरियाणा बना, जितनी बसें, नई बसें आज हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई हैं, कभी इतिहास में हुई नहीं। ये सब बजट का कमाल है। अगर बजट मिला तो धरातल उतारने काम किया। तो मैं तो ही कहूँगा बजट आम व्यक्ति। पिछले बजट की बात की, अगर बजट हम साल 2023-24 वित्त वर्ष की बात करें, इस एक साल में जो हरियाणा परिवहन है, हरियाणा परिवहन की कितनी शक्ल आपने बदली है, कितना विकास परिवहन के एंगल से हुआ, कितनी बसों की बढ़ोतरी हुई है? नहीं, मैं कहूँगा कि मैं अपने मुखारबिन से कहूँगा तो ठीक है, आम व्यक्ति कहता है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में आज 5100 करीब टोटल बस, 51-5200 बस हैं, नई पुरानी मिला के। जहाँ हमने इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत हमने दी है हरियाणा में, ऑर्डिनरी हैं, एसी बस हैं, मिनी बस हैं, ये सब बसों को मिला के आज बसों की, और जहाँ डिमांड आने वाले समय हमने 650 ऑर्डिनरी बस और 1000 बस और के लिए हमने डिमांड की है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े को मजबूत किया जाए और लोगों का भरोसा, विश्वास हरियाणा रोडवेज पे। उत्तर भारत में जब विश्वास करते हैं तो हरियाणा रोडवेज की बस पे जितने कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, या हमारे जो भी लोग हैं रोड कर्मचारी, वो लोग जिसे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आने वाला जमाना कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक बसों का, साधनों का है। इस नए साल में क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं इलेक्ट्रिक बसों को लेकर, एसी बसों को लेकर, जिससे जो परिवहन बेड़ा और ज़्यादा मजबूत हो? जो प्रदेश के हित में रहेगा, इलेक्ट्रिकल बसों का भी 375 का हमने किया है, 125 बाकी मिनी बस आने वाली है, इनका भी हमने टेंडर किया। देखते हैं भी इलेक्ट्रिकल बसों का क्या शुरुआत होती है और क्या लोगों को नीचे धरातल रिपोर्ट आती है। हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं सर, आपके पास हायर एजुकेशन भी है। हायर एजुकेशन मंत्री के नाते बजट से क्या अपेक्षाएं करते हैं? नहीं, मेरा मुख्यमंत्री से बतौर वित्त मंत्री ये अपेक्षा है कि शिक्षा, चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट ये आम व्यक्ति की सुविधा है, आम व्यक्ति को सेवा देने का माध्यम है। और जहाँ शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह की मैपिंग तैयार की है, हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज हो, और कॉलेज के साथ साथ कॉलेज बिल्डिंग ना हो, जो कॉलेज हो वो बच्चों का जो मंदिर होता है, जिस तरह का एक शिक्षा ग्रहण जहाँ बच्चे करते हैं, बेटा बेटी है, उस शिक्षा में लैब हो, एसी रूम्स हो, उनका जहाँ भी कन्वेंशन हॉल हो, इस तरह के जो बच्चों की खेल। हायर एजुकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, जो एक टीचिंग स्टाफ है, बड़ी कमी रहती है लेक्चरर की। तो टीचिंग स्टाफ पूरा हो, कितनी भर्ती आने वाले दिनों में की जाएगी, ये किस तरीके की अपेक्षा है? नहीं, मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि जहाँ बिल्डिंग बनने के साथ साथ जहाँ टीचरों की संख्या पूरी होनी चाहिए, संख्या बल होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अभी हम प्रोफेसरों की एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, और जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले हम 2 महीने के भीतर 2, 2.5, 3 महीने जोड़ेंगे हम स्टाफ को पूरा करना। एजुकेशन के लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल मजबूत किया, धरातल से मजबूत किया जाएगा। उसके बिल्डिंग होने के बाद हम जो भी प्रोफेसर्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन सबको मजबूत करेंगे, और जहाँ भी जरूरत HKRL से लेंगे, और रेगुलर भर्तियाँ भी हम करने वाले हैं। रेगुलर भर्तियों से बच्चों को, आज भी हमने बहुत भर्तियाँ की हैं, प्रमोशंस बहुत की हैं, प्रिंसिपल्स की हमने ज़्यादा प्रमोशन की। सर, माइनिंग की सवाल कर लेते हैं। माइनिंग महकमा आपके पास है, कल भी काफ़ी हंगामा हुआ था माइनिंग के मुद्दों पर। जो नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, इसमें जो आपका रेवेन्यू है पिछले बार के मुकाबले बढ़े, अवैध माइनिंग पर रोक हो, इसको लेकर क्या प्लानिंग रहेगी? नहीं, मैंने कहा, कल उन्होंने जो
किया उन्होंने माइनिंग पे। मैंने कहा माइनिंग आप अपने समय की बात करिए, आपकी 1300 के आसपास है, 1300 करोड़ 10 साल की, और हमारी दिसंबर तक 5600 करोड़ है। हमारे 10 साल में 5600 करोड़, अभी 3 महीने बाकी हैं, उनके 10 साल में 1300 करोड़ के आसपास है। आंकड़े हैं जो उन्होंने कलेक्शन किया। मैं हरियाणा में जो लोग करते हैं, जो लोग बिना बात के आरोप प्रत्यारोप पहले लूट मचा करते थे। आपने और कंवरपाल साहब ने जो बड़ी बात भी सदन में बोली, जब कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी बोल रहे थे, जो कुछ व्यक्तिगत बातें हो गई थी, फिर आपने और कंवरपाल साहब ने कहा कि अगर हम पे कोई व्यक्तिगत आरोप सिद्ध कर दे तो कोई सामने आया। आपने इतनी बड़ी बात भी कल सदन में नहीं, मैंने बिल्कुल नौबत क्यों आई सर? नहीं, मैंने बिल्कुल कहा बार बार किस चीज़ पे, जिस तरह बंदर बाट हुआ करती थी उस समय, अब बंदर बाट नहीं है। अब तो कोई अगर मान लो कहते हैं, फिर ये भी कहते हैं जी 4 लाख का जुर्माना हो गया जी, ट्रैक्टर बंद कर दिया जी। अगर कोई भी आदमी हरियाणा में एक भी कोई अवैध ई रवाना के बिना मिलेगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उसको भी कहते हैं, फिर कहते हैं जी अवैध माइनिंग हो रही। अगर यमुनानगर माइनिंग होती है, यमुनानगर के 200-250 करोड़ के आसपास, अब कम है, इतना आता है। जब यमुनानगर से रेवेन्यू सबसे बड़ा कलेक्शन होता है तो वो यमुनानगर से करेंगे, बाहर से तो करेंगे नहीं। हर ट्रक दिखेता है अवैध, हर, फिर वैध कौन सा है? मेरा ये कहना है कि जब यमुनानगर सबसे बड़ी कलेक्शन होती है यमुनानगर जिले से, तो माइनिंग कहाँ से करेंगे? दूसरे जिले से तो करेंगे नहीं। और उसको बार बार अवैध कहते हैं जी, वैध, फिर वैध क्या है? तो मैंने ये कहा भाई, इस तरह से जब आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अवैध में, या तो बता दीजिए आप, या तो बता दीजिए। मैं बतौर मंत्री मैं कहता हूँ कि हमने हरियाणा में कोई अपने जिस तरह की लूट मचा कर दी थी, और मैंने ये भी कहा था, मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, एक एक व्यक्ति की जानकारी मेरे को है। आपने नाम की बात हाँ, मैंने ये भी कहा था। पर मैं कि हमने, मेरे हरियाणा, मेरे परिवार, मेरे बेटा कोई हो तो बता दीजिए आप। करपाल को बार बार कहते हैं हम पे डायरी, वो डायरी बताइए ना, डायरी क्या है, जानकारी मिले डायरी क्या है। तो इस तरह से आरोप लगाना, इस तरह आरोप लगाना किसी के लिए ठीक नहीं है। और मैं इसके लिए मानता हूँ कि इस तरह से किसी पे भी आरोप लगाना ठीक नहीं है, कि मैं जो है आम व्यक्ति के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। एक सर सवाल कर लेते हैं, आम आदमी को रेता बजरी पत्थर सस्ते कैसे मिले, इसको लेकर सर कोई उम्मीद हो कि आम आदमी को सस्ता मिले? नहीं, मेरे में तो इस पे कोई, मान लो कोई चीज मकान बनाएगा तो उसके रेट तो महंगे होंगे, कोई ऑक्शन में चीज़ लेगा वो सस्ता देगा नहीं। अगर मान लो सरकार की कीमत ज़्यादा है और कीमत के साथ साथ कोई आदमी नहीं देगा, सब्सिडी तो इससे मिलेगी नहीं। रेता बजरी भी सब्सिडी पे मिलेगा, रोड़ी बजरी भाई महंगा बाजार से कहता महंगा बिकेगा। मार्केट के हाँ, मार्केट के हिसाब है, नियम है मार्केट का। बिल्कुल। देखिए, मूलचंद शर्मा साहब का यही कहना है कि जो ये वित्त वर्ष था, इस वित्त वर्ष में इनके पास जो महकमे थे, चाहे हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, काफ़ी काम हुए। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बतौर वित्त मंत्री मूलचंद शर्मा यही उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपोर्ट को लेकर, माइनिंग डिपार्टमेंट को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर जो बजट रखा जाए अच्छा खासा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ताकि जो हायर एजुकेशन को लेकर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर की भर्ती करनी हो।